हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम से जूलॉजी पर हमने जो है कोई भी टॉपिक नहीं किया था और आप लोगों की काफ़ी शिकायत थी सर कि रेगुलर में वीडियो लाइए। और अब ये शिकायत आपको मिलने वाली नहीं है बिल्कुल भी। हम एक टॉपिक रोज करेंगे और रात के टाइम का मैं बताऊंगा कि उस टाइम पे हम जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे जो भी हमने टॉपिक पढ़ा होगा उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। रात के टाइम पे, शाम का टाइम होगा रात को 9 बजे। और जिसको भी ये प्रैक्टिस से रिलेटेड जो लाइव वीडियो होंगे, जिनको भी जुड़ना होगा, वो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको जानकारी मिल जाएगी कब मैं जो है लाइव जो है प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। रोज 9 बजे रात में ये प्रैक्टिस सेट होंगे और टॉपिक जो होगा, जो भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया होगा, वही टॉपिक हम 9 बजे रात में प्रैक्टिस सेट में करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक रोज होगा, जूलॉजी बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक होंगे। आज हमने एक टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड एक उठाया हुआ है। जनरा है, जो मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है। और पिछली क्लास में हमने स्टारफिश के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड आज हम जो है मोलस्का फाइलम से पाइला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं वही टॉपिक लूंगा जो आपके सारे एग्जाम्स में या तो कॉमन होंगे और या तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये जो है आज का टॉपिक है हमारा पाइला। ये सारे ही एग्जाम्स का सिलेबस में है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका एलटी हो, चाहे आपका जीआईसी लेक्चरर हो। तो ये सारे ही एग्जाम्स में आपके पूछा जाने वाला टॉपिक्स में से एक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। अब हम पाइला की बात करें, पाइला जिसे हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं, पाइला बिलोंग करता है फाइलम मोलस्का से। ठीक है, फाइलम इसका हो गया मोलस्का और इसकी क्लास होती है गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका क्लास है गैस्ट्रोपोडा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मेरा बताइएगा कि डेविल फिश जिसे कहते हैं, डेविल फिश किसका नाम है और ये मोलस्का के किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। फिर इसके बाद में इसकी सब क्लास है प्रोसोब्रैंकिया। ध्यान दीजिएगा, इसके क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। फाइलम की बात करें तो मैंने कहा फाइलम है इसका मोलस्का, क्लास है गैस्ट्रोपोडा, सब क्लास है इसका प्रोसोब्रैंकिया और इसका ऑर्डर है मीजोगैस्ट्रोपोडा। ठीक है, इसका जीनस अगर हम बात करें तो इसके जीनस की अगर हम चर्चा करें तो ये है पाइला। ठीक है, और इसकी स्पीसीज है ग्लोबोसा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम पाइला की बात करें तो ये एक फ्रेश वाटर एप्पल स्नेल है। ज्यादातर ये साफ स्वच्छ जल में पाया जाने वाला है, नदियों में, नदियों के किनारे कभी कभी देखने को मिल सकता है, नदियों के किनारों पर। ज्यादातर ये तालाब में, है ना, झील में, यानी पॉन्ड्स में, टैंक्स में, लेक्स यानी झील में, कभी कभी धान के खेतों में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है ज्यादातर पानी में रहने वाला जलीय जंतु है, एप्पल स्नेल जिसे हम कहते हैं, फ्रेश वाटर एप्पल स्नेल होता है। ये हार्बीवोरस होता है और हार्बीवोरस में भी ये जूसी प्लांट खाता है, सकुलेंट प्लांट, जूसी प्लांट खाता है। और प्लांट्स के नाम है जिन पर ये फीड करता है, पिस्टिया, वेलेस्नेरिया, हाइड्रेला, इनके पौधों को ये खाने का काम करता है। हार्बीवोरस ये एनिमल होता है। ये एम्फीबियस लाइफ शो करता है। एम्फीबियस मतलब जो अपनी लाइफ में जल और स्थल दोनों पर रहने की क्षमता रखे। तो यहां पर पाइला के अंदर ऐसी ही क्षमता देखी जाती है। ज्यादातर ये पानी में रहता है, अगर ये पानी में नहीं रहता तो ये जल स्थल में आता है, लैंड पर आता है जब पानी सूख जाता है तब। और ये जो है लैंड पर जब आता है तो इसमें रेस्पिरेशन के लिए खास एक चीज है जिसको हम आगे भी बताएंगे, पल्मोनरी सैक। जब ये लैंड पर होता है, लंग्स की जैसी की संरचना है, और जब ये पानी में रहता है तो इसके पास में गिल्स या टेनिडियम पाए जाते हैं। वैसे ये कैसी लाइफ शो करता है, एम्फीबियस लाइफ शो करता है। इसमें इंटरनल स्केलेटन नहीं पाया जाता, आंतरिक कंकाल उपस्थित नहीं होता, मांस के लोथड़े के जैसे की संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पाया, इंटरनल स्केलेटन नहीं पाया जाता। अगर हम इसकी बात करें एक्सोस्केलेटन की, तो इसका जो एक्सोस्केलेटन है, बाह्य कंकाल है, जो बाह्य कंकाल है वो शेल का बना होता है। शेल मतलब कवच का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की कवच होती है, खोल होता है। हमने शंख देखा हो या सीपी देखी हो, ये समझ लीजिए आप देख जो रहे हो, ये मोलस्का की शेल है। शेल मतलब होता है कवच।
आपने जो शंख देखा है, सीपी देखी है, ये आप कौड़ी देखिए, ये सब जो जितने भी होते हैं ये क्या है, ये कवच है। किसके कवच है? मोलस्का फाइलम के कवच हैं। और इन्हीं में से आप देख रहे हैं इसके एक्सोस्केलेटन को। इनका जो शेल होता है वो कॉइल्ड होता है एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड। एक एक्सिस है जिसके अराउंड जो है इनका शेल जो है वो कॉइल होता है। एक एक्सिस जिसे कहते हैं कॉलुमेला, इस एक्सिस, ये समझ लीजिए एक्सिस है, और इस एक्सिस के चारों तरफ क्या है? शेल पाई जा रही है। ठीक है, इस एक्सिस को क्या कह रहे हैं? सेंट्रल एक्सिस को कॉलुमेला कहते हैं। ठीक है, कॉलुमेला कहते हैं, जिसके चारों तरफ ये कुंडलन पाया जाता है। कुंडलन भी कितने होते हैं? 6.5 चक्कर इसके कुंडलन में पाए जाते हैं। मतलब कितने चक्कर? 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 चक्कर हमें दिखाई, 6.5 चक्कर दिखाई देते हैं। इसके शेल में हमें लाइंस ऑफ ग्रोथ दिखाई देती है। अभी मैं इसका चित्र दिखाऊंगा तब हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इनमें लाइंस ऑफ ग्रोथ पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं वेरिसेस प्लूरल फॉर्म में, या हम इसे वेरिक्स भी कह सकते हैं। वेरिक्स या प्लूरल फॉर्म में वेरिसेस कह सकते हैं। इनमें लाइंस ऑफ ग्रोथ पाई जाती हैं। वृद्धि के समय में इनमें लाइंस बनती है ग्रोथ की, वृद्धि की, जिन्हें लाइंस ऑफ ग्रोथ कहते हैं या वेरिसेस कह सकते हैं। इनके जीवन में एक खास स्थिति आती है जिसे कहते हैं टॉर्जन। टॉर्जन मतलब होता है क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग ऑफ विसरल हम्प। इनमें जो कुबड़ निकला होता है, इनका जो पिछला हिस्सा होता है मांस का, एक समझ लीजिए इनमें जो एक तो हेड वाला पार्ट हो गया। अभी जब हम इनकी संरचना देखेंगे, एक तो ये यहाँ पर देख लेते हैं इसको, एक तो ये हेड वाला पार्ट हो गया, और ये इनका हो गया विसरल मांस वाला, विसरल हम्प वाला, और ये इसका पिछला भाग। तो ये जो विसरल हम्प, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प और एक हेड, ये इसके भाग हैं शरीर के। विसरल हम्प ये समझ लीजिए, ये पीछे जो कुबड़ निकला हुआ है, इस कुबड़ को हम कहते हैं विसरल हम्प। इसमें ट्विस्टिंग पाई जाती है, ना तो हेड में है ना फुट में है। कहां पाई जाती है ये ट्विस्टिंग? ये ट्विस्टिंग पाई जाती है कहां पर? विसरल हम्प वाले हिस्से में। ट्विस्टिंग मतलब होता है ये घूमता है, घूम जाता है ये पूरा हिस्सा। मतलब ये हिस्सा, मान लीजिए ये इसका आगे का हिस्सा है, तो ये घूमते घूमते ये पीछे चला गया। इस प्रकार से इसमें टॉर्जन पाया जाता है, वो भी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग देखी जाती है, जिसे कहते हैं टॉर्जन। टॉर्जन इनके क्लास का, गैस्ट्रोपोडा का एक विशेष कैरेक्टर होता है। ठीक है, यहां पर कुछ चित्र मैंने बनाए हुए हैं इससे रिलेटेड, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पाइला का सबसे पहला नंबर का चित्र बना हुआ है, जिसको हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर ये कुंडलन पाए जा रहे हैं। इन कुंडलन को हम क्या कहते हैं? इन्हीं कुंडलन को हम कहते हैं होर्ल कहते हैं, या ये जो कवच है इसी को तो शेल कह रहे थे। ये कवच है, ये शेल है, और इस पर कुंडलन पाए जा रहे हैं। ये होल्स पर होल्स पाए जा रहे हैं, ये कुंडलन पाए जा रहे हैं। कितने कुंडलन है? 6, 6.5 चक्कर हैं। यहाँ पर नहीं दिखाए गए हैं पूरे, यहाँ पर होते कितने हैं? 1 2 3 और यहाँ 4 चक्कर पूरे पूरे दिखाए गए हैं, लेकिन होते कितने हैं? 6.5 चक्कर ऐसे उपस्थित होते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं इनके कुंडलन को कहते क्या है? सुच्योर कहते हैं, सुच्योर कहते हैं। ठीक है, इनके यहाँ पर ये एक जो ये खांच बन गया है, इस खांच को हम क्या कह रहे हैं? सुच्योर कह रहे हैं। एक और संरचना यहाँ पर मैंने बताई थी जिसे वेरिसेस लिखा था, याद करिए पिछले वाली। यहाँ पर वेरिसेस, वेरिक्स जिसे कहा था, वेरिसेस या वेरिक्स की बात करें, जिसे हम कहते हैं लाइंस ऑफ ग्रोथ। ये हैं इनकी लाइंस ऑफ ग्रोथ। ये क्या है? इनकी लाइंस ऑफ ग्रोथ, जो क्लियर कट दिखा रही हैं। इनकी वृद्धि के दौरान ये लाइंस बनती हैं, इन लाइंस को कहते हैं लाइंस ऑफ ग्रोथ या वेरिसेस। कहां पर देखने को मिलती हैं? पाइला में देखने को मिलती हैं। ये इसका ढक्कन है, ये समझ लीजिए, ये जो है पूरा का पूरा कवच अब बंद कर रखा होता है, और इसके अंदर ये जीव घुसा रहता है। ये क्या है? इसका ढक्कन है, ये समझ लीजिए, ये ढक्कन है, और इसके अंदर जो है जीव घुसा रहता है। ये ढक्कन पूरा क्या करता है? पूरी तरीके से ये बंद रखता है। जीव इसके अंदर घुसा हुआ है, यहाँ पर ढक्कन पाया जा रहा है। ये ढक्कन हटेगा, जिसे ढक्कन से क्या निकल आएगा? ये जीव निकल आएगा बाहर। ये ढक्कन क्या कहलाता है? जिसे कहते हैं ऑपरकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको ऑपरकुलम या ढक्कन कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसकी बेसिक संरचना हो गई। अब अगर हम इसको देखें, जब ढक्कन खुलेगा, ये ढक्कन बंद था, है ना, ये ढक्कन बंद था, ये इसका कुंडलन है ना, ये इसका कुंडलन है, ये ढक्कन है, यहाँ पर ये ढक्कन बंद है। ढक्कन खुल गया तो ये कीड़ा बाहर निकला। ये कीड़ा जब बाहर निकला तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा था, कुछ इस प्रकार से। जब हम इसको ऐसे देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है? हमको किनारे किनारे पर यहाँ पर दिखाई देती हैं आंखें। ये दिख रही हैं इसकी आंखें किनारे किनारे पर, ये देख सकते हैं 2 ठो आंखें हो गई इनकी, प्यारी प्यारी सी आंखें। ये 1 और ये 2,
दो आंखें। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टेंटिकल्स हैं, दो टेंटिकल्स ये हैं, देख सकते हैं कि ये बड़ा टेंटिकल और ये एक छोटा टेंटिकल, ये एक बड़ा टेंटिकल, ये एक छोटा टेंटिकल। तो दो पेयर तो टेंटिकल हो गए, एक पेयर आंखें हो गई यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं बाहर की तरफ। और ये इसका ढक्कन है, ये ढक्कन ऐसे हटा है, तो ये ढक्कन हो गया इसका, ये ढक्कन है इसका, हट गया है, तो ये बाहर निकाल लिया है अपना मुखड़ा, अपना बाहर निकाल करके देख रहा था, है ना। ये यहाँ बीच में इसके एक ग्रूव है, इस यहाँ पर इसका माउथ पाया जाता है ना, इसी हिस्से पर क्या पाया जाता है, इसका माउथ पाया जाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने इसकी देखी। फिर देख सकते हैं यहाँ पर एक अगला चित्र है, हमने इसका कवच तोड़ा और कवच तोड़ने के बाद इसकी संरचना को देखा, और कवच तोड़ करके इसका जो एक हिस्सा, ऐसे ये कवच जो था, कवच को तोड़ा और तोड़ करके आधे हिस्से को, जो इसका ऊपरी हिस्सा है, उसके आधे को ऐसे समेट के यहाँ पर लगा दिया है। ये देख सकते हैं समेट के यहाँ पर लगा दिया है ना। ये इसका अंदर का भाग है, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। मैं मेन चर्चा करूंगा यहाँ पर। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पल्मोनरी सैक पाया जा रहा है, देख पा रहे हैं, ये हो गया इसका पल्मोनरी सैक। याद करिए अभी जो चर्चा किया था मैंने, जिसकी मैंने कहा था जब ये जमीन पर रहेगा तो इसमें पल्मोनरी सैक उपस्थित होता है, और किस काम में आता है, इसको रेस्पिरेशन में मदद करता है। जब जमीन पर होता है तब कहां पर पाया जा रहा है, ये इसके अंदर उपस्थित है। कहां पर, इसके जो है, ये इसके मेंटल के अंदर उपस्थित है, ये पल्मोनरी सैक, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो यहां पर इसी में अंदर की तरफ एक चावल के दाने के बराबर एक संरचना पाई जा रही है। इस संरचना को कहते हैं ऑस्फेरेडियम, जिसके काम की चर्चा मैं आगे करूंगा। बस यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक चावल के दाने के बराबर एक ही है संरचना, इसे क्या कह रहे हैं, ऑस्फेरेडियम कह रहे हैं, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं यहां पर कि यहां पर इनके जो है, ये जो संरचना पाई जा रही है, इसको कह रहे हैं, इसका गिल्स कह रहे हैं, ठीक है, गिल्स कह दे। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है, यहां से इसे लाइन नहीं निकली है, इनको कहते हैं, इनका गिल्स कहते हैं। ये गिल्स कह दे या टीनिडियम कह दे, है ना। और किधर लाइनें कैसी दिख रही हैं, एक तरफ लाइन दिख रही है, दोनों तरफ दिख रही है क्या, ऐसे दोनों तरफ नहीं दिख रही, किधर दिख रही है, केवल एक तरफ लाइन दिख रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका टीनिडियम कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम इसके बात करें मेंटल की। तो मेंटल क्या होता है, अभी मैंने चर्चा किया था। देखिए सबसे बाहर हो गया इसका शेल, एक तो बाहर हो गया शेल, शेल मतलब हो गया कवच, कवच के अंदर इसकी बॉडी है, बॉडी ने इसका जो है, इसका जो आउटर विसरल मास है, इसने एक अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा कवच बना दिया, जिस कवच का नाम क्या है, मेंटल कहते हैं। मेंटल क्या है, स्किन ऑफ विसरल मास फॉर्म्स अ थिन एंड डेलिकेट कवरिंग, इसे क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और इसी मेंटल से लटक रहा होता है, यही जो मेंटल बना है, इसी मेंटल से नीचे की तरफ लटक रहा होता है आपका पल्मोनरी सैक। एक पाया जाता है संख्या में, क्या करता है, जब लैंड पर आता है तो सांस लेने में मदद करता है। एक चीज और रह गई है, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ऑस्फेरेडियम मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में आता है रेडुला। रेडुला की बात करें तो इनके माउथ में, मुंह वाले हिस्से पर, देखिए कहाँ है मुंह इसका, ये है ना मुंह, ये वाला मुंह है इसका। इसके जब अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक नाग के जैसे फुसकारता हुआ एक संरचना पाई जाती है, इस संरचना को कहते हैं रेडुला। समझ लीजिए एकदम फन उठाए हुए हैं, ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं। रेडुला कुछ नहीं है, ये रेडुला पता है क्या है, रेडुला इनका दांत है एक तरीके से, जैसे फन उठाए हुए है तो फन ऐसे मारता नहीं है सर, तो वह ऐसे समझ लीजिए ये भी रेडुला भी ऐसे चलता है, इसके जो है माउथ वाली बकल कैविटी के अंदर, और दांत हैं इसमें लगे हुए हैं। ये रेडुला है और रेडुला में ढेर सारे ऐसे दांत लगे हुए हैं, ये ऐसे इसके अंदर चल रहा है। और रेडुला की बात करें तो रेडुला बकल कैविटी में पाया जाता है, काइटिनस होता है, ठीक है। रिबन लाइक है, इसकी संरचना कैसी है, ऐसे लग रहा है जैसे रिबन के जैसे, नहीं दिख रहा है, ऐसे रिबन के जैसे की संरचना। और इसमें 7 टीथ पाए जाते हैं, और हर एक रो में 7 टीथ पाए जाते हैं, 7 दांत पाए जाते हैं। कितने, 7, देखिएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 और ये हो गया 4 और ये 5, ये 6 और ये 7। देखिएगा, गिनिएगा कैसे,
दो पाए गए किनारे किनारे, ठीक है, ये दो किनारे ये कहते हैं मार्जिनल किनारे, दो किनारे मार्जिनल, एक हो गया लेटरल, दो मार्जिनल किनारे एक हो गया लेटरल और एक हो गया बीच में सेंट्रल, ठीक है, और फिर सेंट्रल के बीच में एक ठो और लेटरल, यहां पर एक ठो और लेटरल, और लेटरल के बगल में फिर से दो ठो मार्जिनल, यानी दो ठो मार्जिनल किनारे किनारे और बीच में एक एक ठो लेटरल और बीच में एक ठो बेचारा जो है पाया जाता है सेंट्रल वाले भाग में ये वाला टीथ, ठीक है। तो इस प्रकार से रेडुला पाए जाते हैं, 7 दांत एक साथ उपस्थित हैं, एक रो में उपस्थित है। फार्मूला है 2 1 1 1 2, 211 12 ऐसे प्रकार से याद कर सकते हैं। दांतों के नाम, दो किनारे मार्जिनल, दो किनारे मार्जिनल, एक किनारे लेटरल, बीच में एक एक सेंट्रल, फिर एक ठो सेंट्रल के बगल में लेटरल, यानी सेंट्रल के बगल में दो लेटरल है ना, लेकिन इसका फार्मूला क्या बना 2 1 1 1 2, इस प्रकार से दो दो किनारे फिर बीच में एक 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 करके ऐसे। तो फार्मूला जोड़ने पर क्या आएगा 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7, तो कितने दांत होते हैं 7 होते हैं। ये एक विशेष प्रकार की चेनशॉ मूवमेंट करता है, मैंने भी कहा ना फन ऐसे ऐसे मार रहा है, तो चेनशॉ मूवमेंट करता है। किसने बताया था, हक्सले ने बताया था, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें रेस्पिरेशन की, ये क्लियर हो गई यहां तक की चीजें, बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की बात करें तो मैंने बताया कि ये वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। अगर ये वाटर में रहता है तो ये गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, गिल्स को हम टेनिडियम भी कहते हैं, और मैंने कहा एक तरफ पाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो ये लैमिली है ना गिल्स की, ये जो विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं ये किधर पाई जा रही हैं, पाई जा रही हैं एक तरफ केवल। ध्यान दीजिएगा कितनी है, एक तरफ पाई जा रही है, इस लाइन की केवल एक तरफ। इसे कहते हैं मोनोपेक्टिनेट। अगर दोनों पाई जाती तो बाईपेक्टिनेट। यहां कैसी है, मोनोपेक्टिनेट। पाइला में कैसा होता है, मोनोपेक्टिनेट कंडीशन होती है। ध्यान दीजिएगा किसमें मोनोपेक्टिनेट, गिल्स में या टेनिडियम में, क्लियर है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये लैंड पर जब रहता है तो पल्मोनरी सैक के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। पल्मोनरी सैक याद आ गया, ऊपर मेंटल के नीचे के लटक रहा है, उसे कहते हैं हम क्या, पल्मोनरी सैक। आगे आते हैं सर्कुलेशन की बात करें तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और इनमें जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक हार्ट मतलब होता है जब हार्ट में स्वयं न्यूरॉन्स उपस्थित हो और वो सेल्फ एक्साइटेटरी हो, मतलब क्या करें, वो स्वयं इंपल्स जनरेट कर पाए। इस तरह को हार्ट को हम क्या कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट जो पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर, हम देख सकते हैं वहां पर ब्रेन रेगुलेट करता है हार्ट को। यहां पर क्या है, डायरेक्ट हार्ट ही स्वयं, जैसे हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर भी मायोजेनिक हार्ट है जो स्वयं अपनी काम खुद स्वयं जो है सेल्फ, उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सकते हैं। तो इस प्रकार का हार्ट यहां पर देखने को मिलता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो यहां पर एक्सक्रीशन अमोनोटेलिक भी होता है, यूरिकोटेलिक भी होता है। जब पानी में होंगे तो अमोनोटेलिक, जब लैंड पर होंगे तो यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कर रहे होंगे, किसका कर रहे होंगे, यूरिक एसिड का। और अमोनोटेलिक मतलब किसका कर रहे होंगे, अमोनिया का एक्सक्रीशन कर रहे होंगे। जब पानी में है तो अमोनिया का, और जब बाहर है तो यूरिक एसिड का। रीनल ऑर्गन इनमें पाया जाता है विशेष प्रकार का, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे अंदर किडनी पाई जाती है, इनके अंदर पाया जाता है ऑर्गन ऑफ बोजानस। बोजानस साइंटिस्ट थे तो इन्हीं के नाम पर नाम पड़ गया इसके अंग का, ऑर्गन ऑफ बोजानस। इनके सेंस ऑर्गन की बात करें, इनके जो है संवेदी अंगों की बात करें तो इनमें एक ऑस्फेरेडियम है, ध्यान सुनिएगा, एक ऑस्फेरेडियम है, और पेयर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं 3, जैसे आईज, टेंटिकल्स, स्टेटोसिस्ट। 3 प्रकार की क्या पाई गई, पेयर्ड स्ट्रक्चर और एक सिंगल स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहते हैं, ऑस्फेरेडियम। आइस का काम देखना, टेंटिकल्स का काम बाहर के संवेदन को ग्रहण करना, स्टेटोसिस्ट का काम, फिर इसके बाद में बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम का काम है। फिर इसके बाद में ऑस्फेरेडियम के काम की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्फेरेडियम का काम है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह काम करना, यानी स्मेल को क्या करना, पहचानना, भोजन वोजन पहचानने के लिए काम में आएगा इसके। ये सेंस ऑर्गन की तरह बात कर लिए हमने। अब अच्छा इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल दोनों को पहचान भी सकते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। हम बात करते हैं इनमें मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी पाया जाता है।
टेस्टिस स्पर्म बनाता है, ओवी एग बनाता है। स्पर्म इनमें जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्पर्म दो प्रकार के, एक होता है यूपायरिन, दूसरा होता है ओलिगोपायरिन। यूपायरिन की बात करें तो यहां पर ये जो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का जो स्पर्म है, नीचे की तरफ एक तो फ्लैजेला और चपटा हुआ संरचना, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम यूपायरिन। और इस प्रकार से फूला हुआ मोटा सा नीचे की तरफ ढेर सारे फ्लैजेला, इसे आप क्या कहेंगे? ओलिगोपायरिन। सुनिएगा, फर्टिलाइजेशन करने के लिए योग्य कौन है? यूपायरिन। कौन है? यूपायरिन। फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, मोटाइल होगा ये वाला, ठीक है। फर्टिलाइजेशन करने योग्य नहीं होता, ओलिगोपायरिन, ठीक है। तो यहां पर दोनों प्रकार के स्पर्म उपस्थित होते हैं, यूपायरिन भी होता है और ओलिगोपायरिन भी होता है। आगे, ठीक है। तो मुझे लगता है, आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी समस्या इस लेक्चर से रिलेटेड आपको आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इस क्लास के जो भी पीडीएफ हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर क्लास के बाद में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा 9 बजे रात को रोज प्रैक्टिस होगा, आज से नहीं कल से एक प्रैक्टिस सेट चालू होगा। रोज रात को 9 बजे जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड। धन्यवाद।